तो बच्चों हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हम अभी तक दो मेथड्स पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है। दो मेथड हमने क्रैमर रूल कर लिया हुआ है, मैट्रिक्स इन्वर्शन कर लिया हुआ है, ठीक है। आज हम इंशाल्लाह नए मेथड की बात करते हैं, ठीक है। जो मेथड है आपके लिए वो एचलन फॉर्म में, जिसको आपको दो मजीद इसका नाम बताया था कि ये इस तरह से भी पूछ सकता है। तो चले हम उस पर बात कर लेते हैं। अब ये चले वो डायरेक्ट में एग्जांपल को आ गए क्वेश्चन पे। तो कहता है यूज एचलन फॉर्म, ठीक है। यूज एचलन फॉर्म ये आपको मैंने बोला हुआ था। यहाँ क्या सकता है, गॉस एलिमिनेशन, गॉस एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। ये नाम याद रखने हैं। क्या सकता है, यहाँ पर क्या सकता है, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये नाम आपने याद रखने हैं, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, एचलन फॉर्म, गॉस एलिमिनेशन, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। ये आपसे एचलन फॉर्म का है या गॉस एलिमिनेशन का है या बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, आपने यही मेथड को फॉलो करना है। आपने इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलें इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एचलन फॉर्म क्या होती है। तो वो हमने बड़ी डिटेल से काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ एचलन फॉर्म हमने की हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली हम क्या करेंगे, एचलन फॉर्म ही अप्लाई करेंगे। अब मेन जो यहाँ पे बात है ना, मेन जो काम है वो ये है कि आपने वो किस चीज़ पे अप्लाई करना है एचलन फॉर्म, या वो रो ऑपरेशन जो अप्लाई करने हैं, ठीक है ना। तो वो अब कोई मैट्रिक्स आपके सामने कौन सा होगा, अब जाहिर आपके जहन में तो ये होगा ना कि मैट्रिक्स ए होता है, एक्स होता है और बी होता है। लेकिन ऑपरेशन लगाने के लिए हम कौन सा मैट्रिक्स यूज करेंगे, हम एक्चुअली यूज करेंगे ए बी, ठीक है। ए बी से क्या मुराद है, वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसको कहते हैं। ये ए और बी का कॉम्बिनेशन होता है, ए और बी को इकट्ठा करके लिखा जाता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ए और बी को आपने सिंपल इकट्ठा लिख लेना है, ठीक है। तो याद रखना इसका नाम क्या है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम इज, ठीक है। तो पहले तो हम लिखते हैं ना मैट्रिक्स फॉर्म, तो वो मैट्रिक्स फॉर्म में हम क्या करते हैं, ए लिखते हैं, एक्स लिखते हैं और इज इक्वल टू बी, ठीक है। अब जब आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है तो किस तरह से लिखना है, आपने इस तरह से लिखना है, ठीक है। जरा गौर कीजिएगा, ये आप यहाँ पे गौर करेगा, ये क्या है आपके सामने मैट्रिक्स, ये ए मैट्रिक्स है जितना ये मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। ये गौर करें ना, ये कंपोनेंट कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। आपको ये कोफिशिएंट नजर आ रहे हैं, तो ये वाले लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये आप गौर करें तो ये राइट हैंड साइड है, बी, ठीक है। तो इसको लिखने का कई तरीके हैं, ठीक है। कुछ लोग मतलब सिंपल यहाँ पे ज़्यादा स्पेस लगा लेते हैं, ठीक है। ये जहाँ पे मैंने डॉट यूज़ की है। कुछ जो लोग हैं वो यहाँ पे सीधी लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। या ज़्यादा स्पेस भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो मतलब ये एक दो तीन एंट्री और चौथी एंट्री में थोड़ी सारी स्पेस ज़्यादा, जगह ज़्यादा रख के ना, जो आप राइट हैंड साइड वाले एंट्री को लिख सकते हो। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन का इतना इशू नहीं है, आप लाइन लगा सकते हैं दरमियान में, ठीक है। या स्पेस ही ज़्यादा रख सकते हैं, यहाँ ये डॉट 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 लगा सकते हैं। लेकिन पेपर में ये डॉट्स लगाना थोड़ा मतलब टाइम वेस्टिंग होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो स्पेस ज़्यादा रख सकते हो उनके दरमियान, तो या फिर आप सीधी लाइन लगा सकते हैं, ठीक है। तो चले अब देखते हैं, ये एक्चुअली अब आपके सामने एक मैट्रिक्स बन गया, इसको कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपने इसको लिखना हो ना तो इसको लिखते हैं ए, अब ये एक्चुअली इसकी बेस में लिखना मैंने बी, तो बेस अब चले, ये जो ए है ना, बी है ना, ये एक्चुअली बेस में याद रखेगा, ठीक है। जिस तरह अभी आपको पता ना, पिछले क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन किया था, यहाँ पे एक्स और एक्स वन होता है, ठीक है। यहाँ बेस पे नीचे वन लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये ए बी क्या है, बी जो है बेस में लिखा हुआ है नीचे, ये बात याद रखिएगा। इतना मैट्रिक्स जो है, ये यहाँ से यहाँ तक जो मैट्रिक्स है, ये वाला, ये क्या है ए, और ये वाला क्या है बी। और जो ओवरऑल फिर सारा बन गया, जो उसको क्या कहेंगे आप, ए बी, ठीक है। ए और बेस में आप लिख लेंगे बी, ठीक है। तो चले इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व आपने इसको किस तरह से करना है, तो सिंपल सी बात है, एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले लीडिंग एंट्री चेक करनी होगी। तो वो देखें पहली रो की पहली नॉन जीरो एंट्री क्या है, 2, तो ये लीडिंग एंट्री है। अब आपने क्या करना है, एक्चुअली इसको 1 बनाना है। तो 1
आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसको 1 बनाने के बजाय ये देखें आपको थर्ड रो में 1 मिल रहा है, थर्ड रो में 1 है ना, आप क्या करें पहली और तीसरी रो का आप इंटरचेंज कर लें तो देखें आपका 1 ये ऊपर भी चला जाएगा। ठीक है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो इजीली। तो आप करें इसको जरा चेंज। तो मैंने क्या किया, रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज कर लिया। ठीक है, तो ये देखें जो रो 3 थी वो मैंने रो 1 बना ली। ठीक है, और जो रो 1 थी वो मैंने रो 3 बना ली। ठीक है, सिंपल एक काम मैंने किया, रो 1 और 3 को इंटरचेंज किया है। ठीक है, रो 1 और 3 को इंटरचेंज किया। तो ये आपको याद होगा, ये क्या है, रो ऑपरेशन का सिंबल। ठीक है, रो इक्विवेलेंस इसको करते हैं, रो इक्विवेलेंस। ठीक है, तो अब ये देखें ये 1 बन गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या काम है, इस 3 की जगह पे 0 बनाना है और इस 2 की जगह पे 0 बनाना है। ठीक है, तो चले हम बनाते हैं। अब आपको पता है कोई मुश्किल काम नहीं है हमारे लिए। अब ये 3 को 0 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, रो 2 माइनस 3 टाइम्स रो 1। ठीक है, और जब 2 को 0 बनाएंगे तो रो 3 माइनस 2 टाइम्स रो 1। ठीक है, तो चले ऑपरेशन अप्लाई करके देखते हैं। तो आ जाए, ये देखें जी पहले मैंने क्या किया, रो 2 में से 3 टाइम्स रो 1 को माइनस किया। तो चलें फटाफट जरा माइनस करके चेक करते हैं। तो रो 2 क्या है पहले नंबर पे, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, 3 माइनस 3 टाइम्स रो 1 क्या है जी 1, ये कितना आएगा 0। तो ये देखें पहले नंबर पे हमारे पास 0 आ चुका हुआ है। ठीक है, अब जरा 4 के लिए चेक करते हैं, 4 की जगह पे क्या आ रहा है, तो आएगा 4 माइनस 3 टाइम्स रो 1, 4 के करस्पॉन्डिंग क्या है 2। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 4 नफी 6। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 4 माइनस 6 आएगा -2। तो ये देखें आपके सामने -2 है। ठीक है, तो सिमिलरली नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है 2 माइनस 3 टाइम्स रो 1। तो 2 के करस्पॉन्डिंग क्या है रो 1 में, -1 और -2। तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट में -2। तो इसको आपने जब किया सिंप्लीफाई तो ये 2 प्लस 6, तो ये क्या बन गया 8। तो ये देखें यहाँ पे 8 लिख दिया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अगर आप करें तो यहाँ पे क्या है 11 माइनस 3 टाइम्स रो 1। 11 के करस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है, -3। ठीक है, तो -3 यहाँ पे आ गया। तो इसको जब आप करेंगे सिंप्लीफाई तो ये क्या आएगा, 11 जमा 9, तो ये 20 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये देखे 20 लिख लिया हुआ। ठीक है, तो अभी ये सेकंड रो का तो काम हो गया खत्म। अब देखें इसको, इस 2 को भी आपने 0 बनाना है। तो इस 2 के लिए आप 0 बनाने के लिए आप क्या करोगे, फिर सिंपल सा काम, रो 3 में से रो 2 टाइम्स रो 1 माइनस कर लेंगे। तो चले वो भी करते हैं। क्या करना है, रो 3 माइनस 2 टाइम्स रो 1। चले ये भी जरा कैलकुलेट करके देखते हैं। अब 3 को देखना। ठीक है, तो ये 2 माइनस 2, तो ये तो ऑलरेडी 1 बन जाएगा। ठीक है, मैं सेकेंड एंट्री से स्टार्ट करता हूँ। 5 माइनस 2 टाइम्स रो 1, 5 के करस्पॉन्डिंग क्या है 2। तो यहाँ पे क्या आएगा 2। ले ये क्या बन गया, 5 माइनस 4 इक्वल 1। तो ये देखें यहाँ पे 1 आ गया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये -1 माइनस 2 टाइम्स रो 1, -1 की करस्पॉन्डिंग क्या है -2। तो ये क्या आएगा, -1 प्लस 4, तो ये आ गया 3। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 आ गया हुआ है। ठीक है, और फाइनली क्या होगा, 5 माइनस 2 टाइम्स रो 1, 5 के करस्पॉन्डिंग क्या है -3। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 3 2 बार 6 और ये 11 बन जाएगा, 6 और 5 11। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे 11 लिखा होगा। ओके, तो ये हो गया आपके ऑपरेशन। आपने क्या अभी तक किया, सिंपल आपने पहली आपकी 1 है, उसके आपने उस कॉलम की सारी एंट्रीज को क्या कर लिया, 0 0 बना लिया उसके नीचे। ठीक है, लीडिंग एंट्री के नीचे। ओके, तो आपने अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट अब देखे पहली रो में कोई 0 नहीं है। अब सेकंड रो में 0 की तादाद 1 है, पिछले से ज्यादा है। अब इस सेकंड रो की जो लीडिंग एंट्री है वो है -2। ठीक है, ये नॉन जीरो एंट्री है ना, तो ये क्या है, लीडिंग एंट्री। तो आपको बोला था कि आपने क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन की आसानी, कैलकुलेशन की आसानी के लिए आपने क्या करना है कि लीडिंग एंट्री को
1 बना लिया करना है, ठीक है। तो चलें इसको 1 बनाते हैं। तो इसको कैसे 1 बना सकते हैं, ये एंट्री एक्चुअली क्या है -2, तो -2 का 1 कैसे बनेगा, आप इसको सिंपल इस रो को -2 पे डिवाइड कर लो, ठीक है। तो चलें इसको -2 पे डिवाइड करते हैं, तो देखें क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा जी 1 आ जाएगा, -4 आ जाएगा और -10 आ जाएगा, ठीक है। तो ले जी हमने इसको कर दिया डिवाइड। जब हमने डिवाइड किया तो देखें वही चीज़ आपके सामने आ गई, यहाँ पे आ गया 1 -4 और -10, बाकी 2 रोज वैसे की वैसे आ जाएंगी, ठीक है। तो इसके आगे नेक्स्ट अब हमें क्या चाहिए, अब देखें ये लीडिंग एंट्री आपके पास 1 बन गई हुई है, 1 बना लिया आपने। अब इसके नीचे आपने 0 बनाना है, ये इसको 0 बनाना है आपने, इस 1 को। तो 1 को 0 बनाना है, तो अब यहाँ पे मुश्किल काम नहीं है, आप क्या करेंगे, सिंपल रो 3 में से रो 2 माइनस कर लेंगे, ठीक है। रो 3 में से रो 2 को माइनस करेंगे तो ये यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो चलें जी माइनस करते हैं, ठीक है। रो 3 माइनस रो 2, तो चलें माइनस किया तो ये देखें 0 - 0 0, 1 - 1 0, तो 3 -4, तो 3 + 4 बन गया, तो 7 आ गया, ठीक है। तो ये 11 माइनस माइनस प्लस 10, तो 11 और 10 कितने बने, 21, ठीक है। लो जी अब ये देखें पहली रो की लीडिंग एंट्री 1, ठीक है, और अगली रो में जीरोस की तादाद पिछली रो से ज्यादा है, ठीक है, और इसकी लीडिंग एंट्री भी आपने 1 बना ली है। नेक्स्ट रो में जीरोस की तादाद पिछली रो से ज्यादा है। अब इस रो की जो लीडिंग एंट्री है वो है 7, ठीक है, वो क्या है 7। अब देखें एक्चुअली क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट एंड पे पहुंच गया हुआ है यहीं से, लेकिन आपको बोला हुआ है कि आप क्या करेंगे, आसानी के लिए लीडिंग एंट्री को 1 बना लिया करेंगे। तो 7 को भी अगर आप 1 बनाएं तो देखिए आपको इजीली आपको एक्स वाई और टी की वैल्यूज मिलने वाली हैं। तो चलें ठीक है, अब देखें नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इस लीडिंग एंट्री को भी 1 बना लेते हैं। तो ये 7 जो है ये 1 कैसे बन सकता है, आप इसको इस रो को 7 पे डिवाइड कर लें। तो इसको 7 पे जब आप डिवाइड करेंगे तो देखें 0 को डिवाइड किया 0, 0 को डिवाइड किया 0, 7 को डिवाइड किया तो 1, 21 को डिवाइड किया तो 3, ठीक है। अब ये देखें ये एचलन फॉर्म बन चुकी हुई है, ठीक है। तो यूं समझ लें कि अब ये ना आपका एचलन फॉर्म या गॉस एलिमिनेशन या बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला अब जो ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो चुके हुए हैं। अब इससे नेक्स्ट क्या करना है, इससे नेक्स्ट आपने सेम एक दफा फिर से काम करना है जो आपने सबसे पहले स्टेप में किया था कि आपने उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा था। अब आप क्या करेंगे, इस सिस्टम मैट्रिक्स की फॉर्म को आप क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो चलें इसको कन्वर्ट अगर आप करें तो देखें क्या बनेगा। इसका क्या मतलब है, इसका बड़ा मतलब ये है कि ये देखें आपको पता है ना कि पहले वाला आपका मतलब नंबर जो है वो किसका कोफिशिएंट होता है, पहले वेरिएबल का जो कि यहाँ पे एक्स, और दूसरा जो कोफिशिएंट है वो वाई का होता है, यहाँ x2 का होता है, और तीसरा कोफिशिएंट जो होता है वो z का होता है, यहाँ x3 का। तो यहाँ पे देख क्या आएगा, x + 2y - 2z = -3, ठीक है। यूं समझ लें कि आपने पहली रो की पहली इक्वेशन बना ली, ठीक है ना। आसानी के लिए आप यूं समझ सकते हो कि पहली रो की आपने पहली इक्वेशन बना ली, ठीक है। इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इक्वेशन 1 का आप इसको नाम दे देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा, आप इसको इसकी भी इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 0x आएगा, तो 0x हम नहीं लिखते, हम क्या करते हैं y से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा y - 4z = -10, इसको आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे, ठीक है। सिमिलरली फॉर थर्ड रो, तीसरी रो के लिए क्या बनेगा, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट भी 0 है, y का कोएफिशिएंट भी 0 है, तो सिंपल सिर्फ z यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो जब z आएगा तो क्या आएगा, एक्चुअली डायरेक्ट z = 3 आपको मिल जाएगा। तो गौर करें अब यहाँ पे आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल चुकी हुई है, ठीक है, z की वैल्यू डायरेक्ट आपको मिल चुकी हुई है। अब देखें इसका नाम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन भी क्यों कहा जाता है इसको। अब एक्चुअली हमने पता करना क्या है, ये जो आपको z की वैल्यू मिली है ना, z आपको 3 मिल चुका हुआ है, आप इसको ना इक्वेशन 2 में पुट करेंगे z की जगह पे। जब आप इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। जब आपको y की वैल्यू मिल जाएगी तो y और z की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपको x की वैल्यूज भी मिल जाएंगी, ठीक है। देखें ना आपने नीचे की तरफ से क्या किया, बैकवर्ड आपने सब्स्टिट्यूशन किया, ठीक है। आपने सिंपल
नीचे से ऊपर की तरफ आप लोग जा रहे हो, दैट्स वाई इसका नाम है बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो चलें जी, हम करते हैं इसको सिंप्लीफाई, इधर ही कर लेते हैं। अब देखिए क्या करना है, हमने पुट कर देना z इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करें z इज इक्वल टू 3, तो देखें क्या फिर आपके सामने बनेगा, z की जगह पे इक्वेशन 2 में 3 पुट कर लें। ठीक है, तो ये देखें y माइनस 4 इंटू जेड, ठीक है, y माइनस 4 थी, z की जगह पे हमने क्या किया, 3 पुट किया, इज इक्वल टू माइनस 10। अब इसको करें सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 12। ठीक है ना, 4 3 बार 12 और माइनस 12 दूसरी तरफ जाके जमा 12 बन जाएगा। ठीक है, तो आपको इससे y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y की आपको वैल्यू 2 मिलने वाली है। ठीक है, तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, अब ये देखिए z की y की वैल्यू भी आपको मिल गई और z की वैल्यू आपको पहले मिल चुकी थी। अब ये दोनों वैल्यूज आप क्या करें, इक्वेशन 1 में पुट कर लें। ठीक है, आप क्या करें, इनको दोनों इक्वेशन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करें। जब आप इनको वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस 2y, तो 2y की जगह पे देखें 2 आ गया। ठीक है, और माइनस 2z, तो z की जगह पे आपको क्या मिल गया 3। तो अब आप इसको कर लेंगे सिंप्लीफाई। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3 ये वाला। ठीक है, और 3 2 बार 6 उधर जाके, ठीक है, तो ये 2 2 बार 4 इधर जाके माइनस का हो गया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको x की वैल्यू क्या मिलने वाली है, -1। ठीक है ना, -3 प्लस 6 प्लस 3 और प्लस 3 -4 -1। ठीक है, तो आपको x की वैल्यू क्या मिल गई, -1। ठीक है, तो इतना ही आपका काम था, आपको x और y और z की वैल्यू मिल गई। ठीक है, जो आई है, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 3। अगर आप चेक करना चाहें, आप अपनी वैल्यूज को चेक करना चाहें तो आप इसको किसी भी मतलब वो जो आपका ओरिजिनल सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, आप उनको ये वैल्यूज को वहां पे पुट करके चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अभी तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं।